तो पहला AS है AS1। ये बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में। इसके मेजरली दो हेड होते हैं। एक होता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस जो CAG होती हैं कंसिस्टेंटली, C से कंसिस्टेंट, A से एक्रूअल, G से गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न वाला पार्ट हम AS4 में भी देखते हैं। उसके बाद बात होती है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की कि उनका मतलब क्या होता है, उन्हें डिस्क्लोज़ कैसे करते हैं, फिर उन्हें सेलेक्ट कैसे करते हैं, और जो चेंज हो है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का हम उसे कैसे डिस्क्लोज़ करते हैं। तो पहले अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की मैनर ऑफ डिस्क्लोजर की बात करें तो वो होती है, ये फॉर्म पार्ट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इसमें बोर्ड रिपोर्ट नहीं आता है और ये सारी एक प्लेस पे डिस्क्लोज होती हैं, और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी हैं उन्हें डिस्क्लोज करना इम्पॉर्टेंट है। फिर सिलेक्शन ऑफ, ये वापस अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का डिस्क्लोजर है कि इसे कैसे डिस्क्लोज करते हैं। वही वापस ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी टू बी डिस्क्लोज फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिस्क्लोज एट वन प्लेस। फिर इन्हें सेलेक्ट कैसे करते हैं। सिलेक्शन के 3 पार्ट होते हैं, MSP, M से मटीरियलिटी, S से सब्सटेंस ऑफ फॉर्म और P से प्रूडेंस। मटेरियलिटी में ये इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द यूज़र, और ये सारे डिस्क्लोजर चाहिए होता है नोट्स टू अकाउंट्स में। हम P&L के मटेरियलिटी चेक करने के लिए एक्सपेंस या इनकम जो है, अगर तो वो एक्सीड कर रही है 1% टोटल सेल्स का, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल्स ही कहते हैं, और ये नेट होती है। इसमें सेल्स रिटर्न अगर कोई हो तो लाइक नेट ऑफ सेल्स रिटर्न होती है, उसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। या फिर 1 लाख अगर तो हाइयर है, विच एवर इज़ हाइयर। अगर मान लो कि इनकम और एक्सपेंडिचर एक्सीड कर गए 1% ऑफ, मतलब ये 90,000 है, 90,000 है और ये 1 लाख है, तो हम 90,000 को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। अगर कुछ 1 लाख का कुछ एक्सपेंस हुआ तो हम उसे डिस्क्लोज़ करेंगे। बैलेंस शीट में एक ही चीज़ होती है कि जो शेयर होल्डिंग है वो 5% या मोर है, परसेंट ऑफ मतलब 5% है मोर है किसी बंदे पे, तो हम उसका नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा और कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं उसके पास, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है सब्सटेंस ऑफ अ फॉर्म। इसमें हम बेसिकली इकोनॉमिक रियलिटी देखते हैं रैदर देन लीगैलिटी का। इकोनॉमिक रियलिटी ये होती है कि हमने जो राइट है बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं, बट जो लीगल टाइटल है वो अब तक ट्रांसफ़र नहीं किया है हमने उसमें। इसका एक क्वेश्चन है, ये AS4 का पार्ट है, पर इसमें AS4 में है ये क्वेश्चन, बट पार्ट AS1 का है। इसमें बेसिकली जो बिल्डिंग थी वो 50 लाख की थी, 50 लाख में उसने बेच दी। उसकी बुक वैल्यू 30 लाख की थी, पर जो सेल्स है ये रिकॉर्ड नहीं की हैं। तो बेसिकली हमें सेल को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सब्सटेंस ऑफ लीगल फॉर्म है। राइट एंड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर चुका है, चाहे उसकी लीगल टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हुआ या पेंडिंग चल रहा है उसका लीगल टाइटल। तो हम इसमें 20 लाख का प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ये हम बुक कर लेंगे अपने अकाउंट्स में, अपने रिकॉर्ड्स में हम 20 लाख का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। सॉल्यूशन में भी यही है कि जो इकोनॉमिक रियलिटी है वो कि राइट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और थ्रू द लीगल टाइटल है नॉट बीन ट्रांसफर्ड। और ए लिमिटेड को ये रिकॉर्ड सेल कर लेनी, ये सेल रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए और रिकॉग्नाइज़ कर लेना चाहिए 20 लाख का गेन अपने P&L अकाउंट में। उसके बाद बात करते हैं MSP से M हो गया, S हो गया, प्रूडेंस बचा। तो प्रूडेंस लास्ट है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है कि इग्नोर करना है हमें सारे गेन्स ऑफ प्रॉफिट को, और हमें रियलाइज़ करना है, मतलब P&L में चार्ज करना है सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को। और जो प्रूडेंस है ना, ये कभी अलाउ नहीं करता कोई हिडन रिजर्व, ये कभी कोई हिडन रिजर्व अलाउ नहीं करता प्रूडेंस के उसमें। डज नॉट परमिट क्रिएशन ऑफ हिडन रिजर्व, अंडरस्टेट नहीं करने देता प्रॉफिट एंड एसेट्स को, और ओवरस्टेट नहीं करने देता लॉसेस, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी है सच किसी चीज़ को भी। और केस ऑफ सूट है, ये एक सिचुएशन है कि नो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज टू बी क्रिएटेड अनलेस, मतलब एक सिचुएशन में तुम चार्ज क्रिएट कर सकते हो जब तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग जो है वो मोर देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। कि अगर तुम पक्का श्योर हो कि 75% तुम श्योर हो कि तुम हारोगे, ऑब्वियसली 25% हो गया ये कि तुम नहीं हारोगे, मतलब तुम जीतोगे, तो ये मोर देन है। तो इस केस में तुम तुम रिजर्व बना सकते हो। तो एक्सरसाइज ये इसका एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 कि यही वापस कि वो परमिट नहीं करता क्रिएशन ऑफ रिजर्व को।
तो बेसिकली सपोज अ कंपनी इज फेसिंग अ डैमेज सूट के उसमें वो प्रोविज़न नहीं बनाने दे रहा बाय चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, क्योंकि अनलेस मतलब ये सिचुएशन में कि अनलेस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज़ ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ये हम AS29 में भी देखेंगे जो हम बात करता है प्रोविज़न और कंटीजेंसीज की, उसमें भी उसके बाद वापस इस आ जाएंगे समझने के लिए। बट जो भी है बेसिकली अगर इसकी प्रोबेबिलिटी वो होती मतलब ज़्यादा होती तो हम बेसिकली प्रोविज़न बना सकते थे। उसके बाद हम चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की बात करते हैं कि अगर तुम चेंज कर रहे हो एक अकाउंटिंग पॉलिसी से दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हो, तो अगर तो वो मटेरियल है करंट पीरियड में तो तुम और अमाउंट उसका एसर्टेनेबल है तो तुम अमाउंट डिस्क्लोज कर दोगे। अगर अमाउंट तुम पे नहीं मिल रहा तुम्हें अकाउंट तो तुम उसका फैक्ट डिस्क्लोज कर दोगे सीधा सीधा कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। और अगर मटेरियल ही नहीं है करंट पीरियड में और पर फ्यूचर में असर्टेनेबल भी होगी और अफेक्ट भी ज़्यादातर फ्यूचर में होगा, तो जो फैक्ट है फैक्ट को हम अभी डिस्क्लोज कर देंगे करंट पीरियड में, चाहे इवन दो द चेंजेस ऑफ लेटर पीरियड। उसके बाद फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आती हैं, ये वही कंसिस्टेंटली कि तुम एक साल में जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो वही नेक्स्ट ईयर कर रहे हो, वो उसके बाद कर रहे हो। अक्रूवल वही है क्रेडिट ऑफ कैश सेल्स, ये हमें कैश बेसिस से कैश सेल्स को कंसीडर करता है, और अक्रूवल में क्रेडिट भी आती है जो हम क्रेडिट पे माल बेचते हैं परचेज करते हैं जो भी। गोइंग कंसर्न हम ये AS4 में भी देखेंगे, बेसिकली ये बात करता है कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बिजनेस ऑपरेशन को इन द नियरेबल फ्यूचर। अगर तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन CAG फॉलो हुआ है तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं डिस्क्लोजर की, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो तब भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर तुम फॉलो नहीं कर रहे हो CAG को, तुम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें डेविएशन का कारण भी देना पड़ेगा और जो फैक्ट है उस चीज़ का वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि जो नॉट कंप्लाइड विद AS2 के साथ इसने कंप्लायंस नहीं किया और ये सेम इसने डिस्क्लोज कर दिया नोट्स टू अकाउंट में, विच मैनेजर फाइनेंस गिवर ट्रू एंड फेयर व्यू नॉन डिस्क्लोज्ड। जो डिस्क्लोज़र है बेसिकली वो रेमेडी नहीं है, इसने डिस्क्लोज कर दिया इस चीज़ को कि मैंने फॉलो नहीं किया है, बट सिर्फ यही चीज़ रेमेडी नहीं है AS1 के हिसाब से। और हमें जो मतलब AS2 को हमने फॉलो जो नहीं किया है हमें उसे फॉलो करना चाहिए, बेसिकली ये लिखा है कि सिर्फ डिस्क्लोज करना रेमेडी नहीं है, रॉन्ग ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं मतलब AS2 को फॉलो नहीं कर रहे उसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मतलब हमें AS2 को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद सब्सटेंस ऑफ फॉर्म का एक क्वेश्चन है कि 10 लाख की बिल्डिंग बेची है, 4 लाख की बिल्डिंग थी और रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है। ये सेम क्वेश्चन देख चुके हैं तो आप इसमें देखेंगे ऑब्वियसली उसे 6 लाख का प्रॉफिट है, ये इसे बुक कर लेना चाहिए, और जो सेल है जो इसने सेल की है बिल्डिंग की वो भी इसे लिख लेना चाहिए अपने रिकॉर्ड में। उसके बाद इसने कैश बेसिस पे बनाया, कैश बेसिस पे नहीं बनता, एक्रूवल पे बनता है, एंड द सेम इज़ नॉट डिस्क्लोज। इसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर इसने कोई डेविएट किया है और या फिर हाँ मतलब CAG फॉलो नहीं किया है तो उसके डेविएशन का कारण और फैक्ट ये दोनों चीज़ें इसे डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। तो उसके बाद तक कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का डिस्क्लोजर कहता है कि ये सारी फॉर्म पार्ट करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं आता। तो बेसिकली सिर्फ हमें डिस्क्लोज करने के लिए हमें इसे फॉर्म पार्ट कराना है पहली चीज़। तो उसके बाद दूसरी चीज़ इसे वन प्लेस पे डिस्क्लोज करना है, और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को डिस्क्लोज करना है। जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं हमें इसे डिस्क्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में है नेक्स्ट है कि कंपनी चार्ज है प्रोबेबल लॉस डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द केस इज 20%। तो 20% लूजिंग की वो है तो विनिंग की ऑब्वियसली हो गई 75 विनिंग की हो गई। अब हम 75% जीत रहे हैं तो ऑब्वियसली अनलेस मैंने बोला था जब तक प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ज़्यादा नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग से तब तक हम कोई स्पेशल चार्ज अगेंस्ट रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकते।
तो इसमें इस केस में भी हम रिजर्व क्रिएट नहीं कर पाएंगे प्रूडेंस के चलते। उसके बाद अकाउंटेंट ने कैपिटलाइज कर दें और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिपेयर किया हमने प्लांट एंड मशीनरी की। जो रिपेयर होता है वो ऑब्वियसली कैपिटलाइज नहीं होता। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि हमने प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में ऐड किया है एसेट की साइड में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पीएनएल में जाता है, पर पीएनएल में जाएगा, हमने इसे कैपिटलाइज कर दिया जो कि गलत है। और एंड डिस्क्लोज द सेम एज अ कंपनी, हमने इसे डिस्क्लोज कर दिया, बट जो डिस्क्लोज है वो ऑब्वियसली राइट मेथड नहीं है। सिर्फ डिस्क्लोज करना सही नहीं है, हम उसे एरर है, वो हम एरर को रेक्टिफाई भी करना होता है। डिस्क्लोजर एक अकेली चीज़ नहीं होती, हमें करेक्ट करना पड़ेगा रॉन्ग जो ट्रीटमेंट है उस चीज़ को। उसके बाद हमने एक्रूअल बेसिस पर अकाउंट फॉलो किए हैं सिंस इनकम डिस्क्लोज दिस फैक्ट इन द फैक्ट। वो जब फॉलो किया है भाई, डिस्क्लोज करने का कोई मतलब नहीं है। जब CAG फॉलोड है तो देयर इज़ नो नीड टू डिस्क्लोज द फैक्ट। उसके बाद सेल्स हुई हैं 2 लाख की, नहीं, प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल्स एक्सपेंस 2 लाख है, उसमें वारंटी पीरियड है। एक्चुअल आफ्टर सेल्स एक्सपेंस लेस देन कंपेयर्ड प्रोविजन बिकॉज ऑफ द बेटर टेक्नोलॉजी नाउ द बोर्ड और द अकाउंट एंड व्हेन दे अकर। बेसिकली ये पहले प्रोविज़न बनाता था, पर अब ये कह रहा है मैं प्रोविज़न नहीं बनाऊंगा। तो पिछले साल ये प्रोविज़न बनाता था, उसे पीएनएल में डेबिट करता था, क्योंकि प्रोविज़न ऑब्वियसली एक्सपेंस की तरह ट्रीट होती है और पीएनएल में डेबिट होती है। पर इस साल इसने प्रोविज़न नहीं बनाई, जिससे हमारे जो प्रॉफिट है वो 1 लाख से इंक्रीज़ हो गए और 1 करोड़ से इंक्रीज़ हो गए। 1 करोड़ कैसे आया? 2% ऑफ सेल्स और 50%, वो 2% ऑफ टोटल सेल्स 50 करोड़ है, तो हमारी वैल्यू आ गई 1 करोड़ की। और ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इसीलिए है क्योंकि हम पहले प्रोविज़न नहीं बना रहे थे, उसके बाद हमने प्रोविज़न बनाना चालू किया। हम प्रोविज़न का अमाउंट नहीं बदल रहे हैं इसमें कि हम पहले 1% का बनाते थे 2% का बना दिया। अगर हम वो कहते, हम उसका क्वेश्चन भी देखेंगे, अगर हम वैसा कहते तो उसमें फिर वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होता। बट इसमें तो हम सीधा ये कर रहे हैं कि पहले हम प्रोविज़न बनाते थे, उसके बाद हमने अचानक से बनाना बंद कर दिया क्योंकि मच लेस थे एक्सपेंस, तो हमने जो प्रोविज़न था वो बनाना छोड़ दिया। और ये मटेरियल है करंट पीरियड में और फ्यूचर इसमें, पर इसका अमाउंट भी असर्टेनेबल है क्योंकि चेंज इन वो है। इसमें 2 थे कि अगर मटेरियल है करंट पीरियड में, उसके बाद हम उसे निकाल भी सकते हैं। जैसे ये था कि मटेरियल है करंट पीरियड में, अमाउंट भी वो है, तो ये वाला केस बन गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, हाँ ये हो गया ना, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं इन पे, नॉट अ मेजर सिलेक्शन क्या था? MSP, M हो गया, S हो गया, P हो गया, तो ये सिलेक्शन करेंगे, ये आंसर है तुम्हारा, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक क्वालिटेटिव करेक्टर्स के जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, हम चैप्टर 2 के अंदर पढ़ेंगे, बट इसमें सिर्फ रुख का होता है, रेलेवेंस होता है, रिलायबिलिटी होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होता है, कंपेरेबिलिटी होता है। और अब इसने बेसिकली डिफरेंट कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं सेम इंडस्ट्री में और डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज़ कर रही हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है वो क्वालिटेटिव करेक्टर्स के जो है वो किस में है? अब रेलेवेंस में इसका कोई इफेक्ट नहीं है ऑब्वियसली कि डिफरेंट वो कर रही है, कोई वो नहीं। अंडरस्टैंडेबिलिटी में नहीं, कंपेरेबिलिटी में है कि अगर तुम कंपेयर कर रहे हो डिफरेंट कंपनी के साथ अपनी कंपनी को, तो ऑब्वियसली तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है, इसलिए कंपेरेबिलिटी में सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। उसके बाद चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज है, उसमें से कौन सा चीज़ नॉट करेक्ट है? विच इज़ मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज, ये सही है। एंड इफेक्ट है देन एक्सटेंड असेट है वे नॉट द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज, ये भी ठीक है। वे आर नो मटेरियल इफेक्ट इन लेटर द फैक्ट ऑफ सच चेंज डिस्क्लोज, ये भी ठीक है। तो गलत ऑब्वियसली लास्ट है क्योंकि द फैक्ट ऑफ सच चेंज शुड बी अप्रूव्ड ओनली लेटर पीरियड। अरे भाई लेटर पीरियड में नहीं होएगा, कभी लेटर पीरियड में उसका फैक्ट डिस्क्लोज होता ही नहीं है, चाहे वो कभी भी हो। उसका करंट ईयर में, जिस ईयर में तुम उसे अडॉप्ट कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर नहीं, जिस ईयर में तुमने अडॉप्ट की है चेंज, उसी ईयर में तुम्हें उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये वाला चीज़ गलत है। 3 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशन, CAG, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल बेसिस, गोइंग कंसर्न, ये हो गया। फिर उसके बाद है कि जो हम डिस्क्लोज करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, हम डिस्क्लोज कैसे करते हैं। हमने यहाँ देखा जैसे
कि हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को डिस्क्लोज कैसे करते हैं। जो ये फॉर्म होती है पार्ट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इसमें डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं आता है, डिस्क्लोज होती है वन प्लेस पे, और जो सिग्निफिकेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो डिस्क्लोज करना इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो उसके बाद हम देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स है कि सर्टेन फाइनेंशियल अजम्पशन अंडरलाइन द प्रिपरेशन यूजली स्पेसिफिक द एक्सेप्टेंस यूजर नॉट अज्यूम्ड, नॉट यूजर नॉट अज्यूम्ड, स्पेसिफिकली स्टेटेड नहीं होगा स्पेसिफिकली, इफ़ फॉलोड तो नहीं डिस्क्लोजर चाहिए, इफ़ नॉट फॉलोड तो स्पेसिफिकली तुम्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बस सिंपल ये बात है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अजम्पशन जो है CAG, अगर तुमने उसे फॉलो किया है तो उसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, अगर तुमने उसे फॉलो नहीं किया है तो उसका डेविएशन का रीज़न और फैक्ट जो है वो तुम्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। अगर तुमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं किए, स्पेसिफिक डॉट नॉट रिक्वायर्ड, भाई गलत है, फॉल्स है, रिक्वायर होता है फैक्ट कि तुमने उसे क्या रीज़न था तुम्हारा उसे नॉट फॉलो करने का। और जैसे हमने देखा कि AS2 का वो क्वेश्चन था कि उसने फॉलो नहीं किया, उसे फैक्ट वो कर दिया, उसे फैक्ट भी नहीं करना, उसे वो रॉन्ग ट्रीटमेंट है डिस्क्लोजर, हमें उसका राइट ट्रीटमेंट भी करना है, उसे करेक्ट ट्रीटमेंट भी हमें उसे मतलब हमें उसे अडॉप्ट करने के लिए सजेस्ट करना चाहिए कि भाई AS2 के साथ वैल्यूएशन कर इन्वेंट्रीज का। जो ये क्वेश्चन था, कहाँ गया, हाँ, जो ये वाला क्वेश्चन था कि हमने उसे सेवा से फैक्ट डिस्क्लोज करके दे दिया है नोट्स टू अकाउंट्स में, जबकि वो नॉन कंप्लायंस ऑफ डिस्क्लोज्ड, ऐसे नहीं है, उसका राइट ट्रीटमेंट, डिस्क्लोजर नॉट रेमेडी फॉर रॉन्ग ट्रीटमेंट, हम डिस्क्लोज तो कर रहे हैं बट वो रेमेडी नहीं है गलत जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस चीज़ की। और इसके बाद ऑल प्रिपरेशन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ ट्रू है, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती हैं, डिस्क्लोज इन वन प्लेस, और ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं हम उसे डिस्क्लोज कर रहे होते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज है जिसका मटेरियल इफेक्ट है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए, और जहाँ पे अमाउंट जो है वो नॉट असर्टेनेबल है, द फैक्ट नीड नॉट टू बी इंडिकेटेड, नहीं भाई द फैक्ट इंडिकेट होना चाहिए, पता नहीं क्या लिखते रहते हैं गलत सर। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि गिव एग्जांपल दो एरियाज़ के जहाँ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अडॉप्ट हो रही है, डिफरेंट एंटिटीज़ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करती हैं। तो इसका एग्जांपल है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, हर बंदा एक जैसे वैल्यू नहीं करता है इन्वेंट्री, किसी का अलग चीज़ का बिजनेस होता है, कोई अलग उसमें होता है, तो उसकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन भी अलग अलग तरीके से होती है, चाहे जैसे फीफो लीफो वेटेड एवरेज। अब जो ये है ना, इसमें अगर हम कोई चेंज करेंगे, मतलब ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हो गया, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है और ये चेंज है, अगर हम लीफो से वेटेड एवरेज पे जाएंगे या वेटेड एवरेज से लीफो पे जाएंगे, वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का पार्ट बनेगा, ठीक है। पर हमें इसमें ये देखना है कि एडवर्स इम्पैक्ट कौन सी उस पर है, कौन सी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स इफेक्ट है। तो इस पर MCQ भी देखा था कि भाई कंपेबिलिटी है, उस पर सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी है, डिफरेंट एंटरप्राइज है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है उसने, तो ऑब्वियसली उससे सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी रेलिवेंस अंडरस्टैंडेबिलिटी में कोई वो नहीं है, उससे कंपेयर, जब हम उससे कंपेयर करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट उस पर पड़ेगा। तो AS1 जो है वो हेल्प करता है यूज़र को डिसीजन मेकिंग में, और ये जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती है ना, ये अलग से डिस्क्लोज करता है, इससे हमें बेसिकली मतलब फ़ायदा होता है इस चीज़ से। उसके बाद एक क्वेश्चन है वापस ही प्रोविज़न वाला, जो हमने पहले देखा कि उसने 2% की प्रोविज़न, ये वाला कि इस क्वेश्चन में ये नहीं था कि वो 2% की प्रोविज़न बना रही है, उसके बाद अचानक से उसने प्रोविज़न बनानी स्टॉप कर दी, है ना। इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में पहले प्रोविज़न बनाती थी इतना, उसके बाद इसने करंट ईयर से प्रोविज़न बनानी चालू कर दी 2 लाख से। इसने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, वहाँ पे चेंज था, वहाँ पे उसने 2% से बंद ही कर दिया था, इसलिए वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी था। तो ये पूछ रहा है डज दिस अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नो, इसने प्रोविज़न से प्रोविज़न का अमाउंट ऊपर नीचे किया है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है। और कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविज़न, भाई कंपनी है वो कुछ भी कर सकती है, उसकी अपनी वो है, हाँ बस ये है जब तक वो फॉलो कर रही है कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 को, किसी प्रोविज़न से रिलेटेड जो होता है।
तो जो डिसीजन मेकिंग द डिसीजन मेकिंग नॉन में आर बेस्ड ऑन द टेक्निकल एंड डज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मैंने बताया कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, ठीक है। और ये हम चेंज इसलिए कर रहे हैं, चेंज इन द केस इज मोर प्रूडेंट एस्टिमेट निकाल पाए हम, मोर प्रूडेंट एस्टिमेट निकाल पाए हम, इसलिए चेंज कर रहे हैं। और द चेंज इन एक जो चेंज इन अमाउंट है कि 3.5 लाख से हम 2 लाख कर रहे हैं, वो मटेरियल नहीं है भाई के हिसाब से, क्योंकि ये अमीर बंदा है तो इसके लिए ये इतना मटेरियल नहीं है अमाउंट। तो द डिस्क्लोजर ऑफ सच चेंज कैन बी मेड, द डिस्क्लोज हमें फैक्ट ऑब्वियसली डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस चीज़ का, चाहिए इवन इफ दिस इज़ नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बट ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में तो आती है ना, कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी तो है कि तुम प्रोविज़न बना रहे हो एक, तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है तो उसकी सारा डिस्क्लोजर वही है कि तुम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनाओगे, उसे वन प्लेस पे डिस्क्लोज करोगे। और बेसिकली जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट इसमें ये है कि जो नेट एसेट्स है तुम्हारा, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट एसेट्स नहीं, प्रॉफिट फॉर द ईयर है, वो लोअर हो जाएगा 1 लाख से। 1 लाख से वैसे लोअर तो नहीं होगा, 3.5 लाख का था ना, 3.5 लाख प्रीवियस ईयर में बनाता था, इस ईयर में ये 2.5 लाख बना रहा है, तो ऑब्वियसली उसका 1 लाख से जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आया है, एक्सपेंस कम हो गया ना। प्रोविज़न पहले 3.5 का था, उसके बाद प्रोविज़न 2.5 का हो गया, तो जो एक्सपेंस है वो तुम्हारा लेस हो गया, उसके अंडर स्टेट हो गया, तो प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। पर अगर अच्छा, इसमें ये लिखा है कि अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर हैड द सेम मेथड, अगर हम सेम मेथड फॉलो करते तो 1 लाख से प्रॉफिट घट जाता। हाँ, अगर हम सेम मेथड फॉलो करते तो एक्सपेंस 3.5 लाख ही रहता, फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो भी 1 लाख से घट जाता। बट अभी करंट सिनेरियो में हमारा प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर बढ़ रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की, जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में बात कर रहा है। इसकी कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनते, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। एज इसकी वो है एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस का जो अमाउंट है ये कभी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनता। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ये कभी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनते। अब जो स्टोरेज कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, ये कुछ केसेस में इन्वेंट्री का पार्ट बनते हैं, कुछ केसेस में इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनते। अगर तो ये नॉट नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस है तो स्टोरेज कॉस्ट जो है वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगी। जैसे हमने लिखा हुआ है, अगर यही स्टोरेज कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है तो फिर ये इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। अगर ये प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटेबल है तो ये इंक्लूड होएगी, ये फिर एक्सक्लूड नहीं होगी, ये इंक्लूड होगी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। और अगर ये नॉट नेसेसरी है तो ये एक्सक्लूड हो जाएगी, फिर ये इंक्लूड नहीं होगी। ऐसी सेम चीज़ फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डज़ नॉट कंट्रीब्यूट इन, जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा कि ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन, ये प्रेजेंट लोकेशन में लाने में कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो ये ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से एक्सक्लूड होएगा। बट अगर ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे फ्राइट इन्वर्ज है, अगर ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि ब्रिंग इन्वेंट्री टू द करंट लोकेशन, तो ये पार्ट बन जाएगा। फिर इसको हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, फिर इसको हम इंक्लूड करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर। उसके बाद इस पर क्वेश्चन है, मैंने बताया था एग्जांपल्स ऑफ सच कॉस्ट वैल्यूएशन प्रोवाइड। ये इन्वेंट्री है यार, वही 4 पॉइंट लिखने हैं कि तुम एज पे कि तुमने एबनॉर्मल लॉस को कंसीडर नहीं करना, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना, और जो तुम्हारी स्टोरेज कॉस्ट है अगर तो वो नॉट प्रोडक्शन का पार्ट है, प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, तो तुम्हें उसे इंक्लूड नहीं करना। और जो अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है अगर वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेबल नहीं है टू ब्रिंगिंग इन्वेंट्री टू द करंट लोकेशन, तो भी वो उसका फिर वो उसका पार्ट नहीं बनेंगे। उसके जो इन्वेंट्री है उसको शेड्यूल 3 के हिसाब से ये ऐसे डिस्क्लोज करना होता है। पहले रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस आता है, फिनिश गुड्स आता है, फिर लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स। और जो वैल्यूएशन होती है एज़ पर AS2, इसकी होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV के नाम होते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सेलिंग प्राइस से भी कभी कभी कुछ परसेंटेज से, जैसे सेलिंग प्राइस का 70% भी NRV हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन ने अगर मेंशन किया है तो, वरना हम सीधा सेलिंग प्राइस को NRV ले लेते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को भी NRV कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऐसे निकलती है, कॉस्ट पहले होता है मटेरियल परचेज, मटेरियल जो कंज्यूम किया है तुमने उस चीज़ को लेते हैं, फिर जो भी कोई ओवरहेड है
ओवरहेड है, ओवरहेड को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो, वेरिएबल हो, फिक्स्ड हो, उन सारे ओवरहेड्स को तुम इंक्लूड करते हो। कोई क्वेश्चन में अगर पर यूनिट है तो पर यूनिट को पर यूनिट के हिसाब से भी तुम उसे ले सकते हो, पर यूनिट कॉस्ट अपॉन में जो भी एक्चुअल यूनिट है वैसे। उसके बाद अदर कॉस्ट में फ्राइट इन्वर्ट जाता है, ये इंक्लूड हो जाता है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा परचेज प्राइस का कॉस्ट में पार्ट बनता है, कॉस्ट के पार्ट हैं ये सारे। अगर तुम्हें कॉस्ट ऐसे ही गिवन है और उसके अलग से सारा डाटा गिवन है तो तब तुम इसे ऐड कर करके एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी निकाल सकते हो। और अगर तुम्हें कॉस्ट डायरेक्टली गिवन नहीं है, ये सारी चीज़ें गिवन है, तो तब भी तुम इन्हें प्लस कर करके फिर वापस कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी निकाल सकते हो। उसके बाद जो ट्रेड डिस्काउंट होता है तुम उसे कंसीडर करते हो, पर कैश डिस्काउंट को तुम कंसीडर नहीं करते हो, ठीक है। उसके बाद एनआरवी पे आते हैं कि एनआरवी कैसे निकलती है। इसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है, बार बार नहीं बोलूँगा मैं। और इसमें से एनआरवी तुम्हें गिवन होती है जनरली बहुत हद तक, रिप्लेसमेंट कॉस्ट सेलिंग प्राइस के रूप में तुम्हें एनआरवी गिवन होएगी। उसमें से तुम्हें एडिशनल एक्सपेंडिचर, फर्दर एक्सपेंडिचर की फर्दर हम कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसका जो एक्सपेंस है वो माइनस करना होगा, और कुछ परसेंटेज तो ब्रोकरेज है, ये सेलिंग प्राइस पे ही निकलती है। ये सेलिंग प्राइस एनआरवी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एनआरवी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसी पे निकलेगी परसेंटेज जो है, ठीक है, ये इसके ऊपर निकलेगी, इस ये नेट पे नहीं निकलेगी फर्दर कॉस्ट को निकालने के बाद। तो इसके क्वेश्चन हैं कुछ, इसके क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि 70% ऑफ नॉर्मल एनआरवी जो है वो 70% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, और जो सेलिंग प्राइस है वो है 400, और कॉस्ट इसकी, ये कॉस्ट है, कॉस्ट 300 है, कॉस्ट 300 है, सेलिंग प्राइस 400 है। अब एनआरवी जो है वो सेलिंग प्राइस का 70% है, सेलिंग प्राइस का 70% एनआरवी है, जो आ गया 280। अब 280 और 300 में से ऑब्वियसली 280 आंसर होएगा भाई, 280 लोअर है तो हमें वैल्यूएशन करनी होती है लोअर, उस पर हट जा, वैल्यूएशन करनी होती है लोअर उस पर। तो अब इसे हम इसे 250 शेयर हमने खरीदी थी, तो हम 280 को 250 शेयर से इंटू कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी इन्वेंट्री की। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रॉ मटेरियल से डील कर रहा है, तो रॉ मटेरियल की बात करते हैं पहले। इसमें अच्छा, इसमें पहले रुक जाओ, नहीं नहीं, पहले रॉ मटेरियल से पहले हमें फिनिश गुड्स का सब चेक करना चाहिए। इसकी पे एक क्वेश्चन है, ये बाद में बताऊँगा, बट ये फिनिश गुड्स पहले निकालते हैं। तो पहले हम चेक, कॉस्ट, सीधी कॉस्ट गिवन नहीं है, ठीक है, मटेरियल कंज्यूम गिवन है, उसे प्लस कर देंगे, डायरेक्ट लेबर को प्लस कर देंगे, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड को प्लस कर देंगे, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 1 लाख गिवन है, नॉर्मल कैपेसिटी 20,000 यूनिट। तो पर यूनिट, यहाँ पे पर यूनिट चल रहा है ना, तो हम पर यूनिट प्राइस लेंगे, पर यूनिट प्राइस हमारा आ गया, कॉस्ट आ गई 365, ये कॉस्ट आ गई, और 360 हमें लास्ट में सेलिंग प्राइस हमें गिवन है कि 360 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है क्लोजिंग का, ठीक है। तो बेसिकली हम इस पर लोअर पे लेंगे, हम इसे वो करेंगे 360 जो है, हम इसको 360 से इंटू कर देंगे, 1600 यूनिट है, पर यूनिट का प्राइस 360 है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यूएशन ऐसे करेंगे। अब इसमें हम देखें तो इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 365, ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस था फिनिश गुड्स का वो था ये, मतलब ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, कॉस्ट इसमें हमारी ज़्यादा है, ये भी टॉपिक होना है, बट चलो, कॉस्ट इसमें हमारी ज़्यादा है। तो जब कॉस्ट ज़्यादा होती है ना, कॉस्ट ज़्यादा होती है फिनिश गुड्स की, हम रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कर रहे हैं, बट रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करते टाइम, चले यार दिखाई देता हूँ। हाँ, तो जो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन होती है ना, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन के टाइम हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस चेक करते हैं, फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस, कि फिनिश गुड्स कितने में बिक रहे हैं। अगर तो फिनिश गुड्स बिक रहे हैं, सेलिंग प्राइस जो है फिनिश गुड्स का वो ज़्यादा है, मोर देन या इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है, तो हम रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन जो है वो कॉस्ट पे कर देते हैं। बट अगर जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा नहीं है, कॉस्ट से कम है, मतलब ज़्यादा नहीं है, कम है, सेम बात हो गई, तो हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज़ लेस, विच एवर इज़ लेस, हम बेसिकली जो रॉ मटेरियल है उसको वैल्यू करते हैं जो उनसा इनमें कम होता है। अब जो करंट सिनेरियो है उसमें हम देख पा रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो ऑब्वियसली कम है। अब जब कम होता है तो एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज़ लोअर, ठीक है। तो पहले इसकी हम कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट इसमें हमें सिंपल गिवन है, बट
फ्राइट इन्वर्स भी गिवन है, तो इसमें कॉस्ट बन गई 160। अब 160 में एनआरवी हमें सीधी गिवन है 152। जैसा हमने देखा कि लोअर होता है इनमें से, तो लोअर ऑब्वियसली 152 है, तो 152 इंटू 152 जो है ये पर यूनिट का प्राइस है। ठीक है, हमने 750 यूनिट परचेज किया, तो वापस 750 इंटू 152 की कैलकुलेशन से हमारा रियल आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये, हाँ ये तो चलो, जो फिनिश गुड्स हैं वो विच एवर इज़ लेस एनआरवी वो लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी। जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसका भी सेम होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल में जो रॉ मटेरियल है, अगर उसका सेलिंग, हम रॉ मटेरियल चेक करते हुए सेलिंग प्राइस चेक करते हैं फिनिश गुड्स का। अगर तो सेलिंग प्राइस जो फिनिश गुड्स का है वो ज़्यादा है या इक्वल्स टू है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट भी होगी फिनिश गुड्स की, है ना। अगर तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हम जो रॉ मटेरियल है उसको वैल्यू कर देते हैं सीधा कॉस्ट पे लिखते हैं, चाहे कॉस्ट ज़्यादा हो कम हो कोई मैटर नहीं करता, हम सीधा कॉस्ट पे कर देंगे। बट अगर जो सेलिंग प्राइस है उसका फिनिश गुड्स का वो कम है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स से, तो हम इसको लेस पे वैल्यू करते हैं, जो कॉस्ट एनआरवी जो लेस है। ये क्वेश्चन वैसे हमने अभी अभी देखा है, तो अच्छा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, इजी टू। अब ये कॉन्सेप्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग में भी आता है कि इफ़ेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट निकालने हैं। जो पहले टोटल कॉस्ट है यूनिट प्रोड्यूस पर यूनिट परचेज प्राइस माइनस रियलाइजेबल वैल्यू। जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है वो बेसिकली नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू होती है, जो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं इंटू में स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट, नॉर्मल लॉस इंटू में स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट। और नीचे डिवाइडेड है, ये डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। ये जो यूनिट प्रोड्यूस थे ना ये टोटल यूनिट्स, इसमें से माइनस करने हमें नॉर्मल लॉस के यूनिट्स, एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स माइनस नहीं होंगे, तो इससे हमारी इफ़ेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी। या पर यूनिट की इफ़ेक्टिव कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो जब हम वैल्यूएशन करेंगे ना इन्वेंट्री का, टोटल वैल्यू जब हम निकाल रहे होंगे तो इसमें हम पहले टोटल यूनिट प्रोड्यूस निकालेंगे, वही यूनिट प्रोड्यूस इनटू यूनिट प्राइस पर यूनिट, ये निकल गया, ये हमारा स्क्रैप वैल्यू से निकल गया। और जो ये है क्या बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस हम अलग से निकालेंगे और उसके बाद उसे इनटू कर देंगे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन के लिए। हम एबनॉर्मल लॉस उसके लिए कि उसकी वैल्यू कितनी है उसे इनटू कर देते हैं इफ़ेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट से। जो हम ये ऊपर निकाल रहे हैं ये हम इफ़ेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं, और हम इसे यूनिट जो है एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं हम उससे इनटू कर देंगे ताकि हमारा एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट निकल पाए। और उसके बाद हम उसे माइनस कर देंगे टोटल यूनिट प्रोड्यूस से ताकि हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू निकल पाए। और जो एबनॉर्मल लॉस है, जैसे वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए जो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स है उसे हम इनटू कर लेंगे वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए, और ये हम चार्ज कर देंगे पीएनएल में, इसे हम पीएनएल में चार्ज करते हैं। और इसके बाद हमारी जो वैल्यू है इन्वेंट्री की वो निकल आती है। ये तरीका है इसे प्रेजेंटेशन के लिए कि पहले यहाँ नेम लिखो, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, वर्क इन प्रोग्रेस है, WIP है। उसके बाद उसकी कॉस्ट लिखो, NRV लिखो, जो भी लोअर होएगी, जो भी इनमें से लोअर होगी उससे उसे लेके इनटू उसके यूनिट्स, जो उसके यूनिट्स होंगे उसके यूनिट से इनटू करके जो हमारी वैल्यू है वैल्यू निकल आएगी, और वैल्यू को फिर सारी को टोटल करके आंसर आ जाएगा। ये एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एग्जांपल है बेसिकली। इसमें हम पहले परचेज प्लस करते हैं ओपनिंग। अगर हमें गिवन है रॉ मटेरियल या किसी भी चीज़ की परचेज या ओपनिंग मटेरियल, तो हम पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर हम उसका टोटल जो आया उसमें हम जो ग्रॉस मार्जिन होएगा 25%, मतलब इस केस में 25% ऑफ कॉस्ट है इसे चेक करना है कि 25% ऑफ सेल कॉस्ट क्या लिखा हुआ है। अगर हमें 20% ऑफ सेल गिवन होता कि 20% ऑफ सेल्स पे गिवन है, सेल्स 20% ऑफ सेल्स होता तो हम इसे 1/5 को हम सेल्स से कॉस्ट पे जा रहे हैं तो हम माइनस करते हैं 1/4। 1/4 कितना हो गया, 1/4 हो गया 25%। ठीक है,
1/4 हो गया 25%। पर अगर हम कॉस्ट से सेल पे जाएं, अगर हम कॉस्ट पे सेल पे जाएं तो हम फिर प्लस कर देते हैं, हम जो नीचे हैं उसमें हम वैल्यू प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक वो हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ हमने जो इसमें जो हमारी ओपनिंग और परचेज के बाद आया, हम उसमें ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे जो कि 25,000 आ रहा है। तो ये हमारी टोटल सेल वैल्यू आ गई। क्या हो गया, तो हमारी बेसिकली टोटल सेल वैल्यू आ गई, जो हमारी परचेज और ओपनिंग की थी इनकी सेल वैल्यू आ गई जीपी परचेज करके। ठीक है, और तो हमें एक्चुअली सेल्स हमने की हैं 1,05,000 की, तो हम इसे माइनस कर देंगे। उसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 20,000 का। पर ये जो 20,000 का है ना, इसमें भी ये सेलिंग वो इंक्लूडेड है, ये सेल प्राइस है, ये सेलिंग रेट है क्लोजिंग स्टॉक का। हमें सेलिंग रेट नहीं चाहिए, तो हम इसमें से जीपी हमने यहाँ पे, हम पे सिंपल गिवन था, हमें सेलिंग रेट के लिए यहाँ पे जीपी हमने ऐड किया था, तो हम पे सेलिंग रेट गिवन है। अब हम बैक कैलकुलेशन करेंगे और जीपी को हम यहाँ माइनस कर देंगे। जहाँ पे कॉस्ट था यहाँ पे फिर सेल्स हो गया 1/5, हम इसे सेल्स हो गया। तो फिर जो 4,000 आया 1/5 निकलेगा इस पे ही, 1/5 निकलेगा इस पे ही। तो 4,000 के बाद हम उसे माइनस करके हमारी वैल्यू आ गई 16,000 की। इसका एक क्वेश्चन है, इसमें हमें परचेजेस गिवन है 147 की, ओपनिंग गिवन है 20,000 का, 167 आ गया हमारा ये। अब इसमें हम जीपी ऐड कर देंगे, जीपी ऐड करके जीपी शायद कितना है, हाँ 167, 10% कॉस्ट है ना, कॉस्ट है जीपी, तो फिर हमने 1670 ऐड कर दिया, हमारी वैल्यू आ गई 173,700। 173 नहीं, अच्छा नहीं नहीं नहीं, 173 नहीं, 183,700 ये वैल्यू आ गई। ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है इनका, ओपनिंग और क्लोजिंग का। ठीक है, और हमने टोटल सेल्स करी हैं 154 की, 154 की हमने इसमें टोटल सेल्स कर दी थी। तो उसके बाद हमारी वैल्यू आ गई 29,700। और जो 29,700 है ना, जो 29,700 है, अब इसमें जो 10% कॉस्ट था, ये 10 हम जब चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 1/11। ठीक है, 1/11, 1/11 जब होएगा तो हमने इसे 1/11 से, अगर हम इसे 11 से डिवाइड करें तो हमारा बेसिकली आंसर आएगा 2700। 2700 आंसर आएगा, तो हम इसे माइनस कर देंगे क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट था हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ऐड हो रखा है। तो 2700 में जब हम माइनस करेंगे तो हमारा बेसिकली आंसर आ जाएगा 27,000। 27,000 आंसर है 2700 माइनस करके। उसके बाद इनके एमसीक्यू में आइटम अंडर द स्कोप ऑफ विच अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये AS7 है, ये शेयर्स नहीं होते, ये डिपेंड, ये सिक्योरिटीज़ होती हैं, इन्वेंट्री नहीं होती। तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल हमारा आंसर है। उसके बाद हम इसको वैल्यू कब करते हैं, नॉट रिटर्न डाउन बिलो कॉस्ट, हम इसे कॉस्ट पे वैल्यू कब नहीं, बिलो कॉस्ट। अच्छा हाँ, अगर तुम्हारी NRV भी चाहे कम हो, बट हम उसे कॉस्ट पे ही वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो जब सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स होता है वो मोर देन या इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स से, वो ज़्यादा है, ये बोला केस है जिसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हम वैल्यूएशन ऑफ जो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन है उसमें हम कॉस्ट देखते हैं। इसमें हम फिनिश गुड्स का देखते हैं कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, ताकि हम रॉ मटेरियल की वैल्यू कर सकें। ठीक है, अब ऑल द फॉलोइंग कॉस्ट है एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड कौन कौन सी होती है, सेलिंग नहीं आता कभी, एब नॉर्मल वेस्टेज नहीं आता कभी। अब इसमें बेसिकली वैसे तो आई जाएगा आंसर गलत है, चाहे वो माने ना माने, बट एलोकेटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ओवरहेड है, ओवरहेड कॉस्ट है, तो ये ऑब्वियसली पार्ट बनेगी इन्वेंटरी का। और स्टोरेज कॉस्ट है विच इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ये प्रोडक्शन प्रोसेस का नेसेसरी पार्ट है, इसीलिए पार्ट बनेगी, ये एक्सक्लूड नहीं होने वाली। अगर ये नॉट नेसेसरी होती तब ये नॉट मतलब एक्सक्लूड हो जाती, नॉट इंक्लूडेड का मतलब भी एक्सक्लूडेड ही होता है। अब इसमें से बताने कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसने एडमिशन नेवर इंक्लूडेड, नहीं इंक्लूड हो जाते हैं, इंक्लूड होते हैं अगर वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेबल होंगे
क्लोजिंग स्टॉक को लाने में। इधर फुल्ली अमाउंट वो है इंक्लूड, ये ओवर एंड इंक्लूड होते हैं, सही है। स्टोरेज को पार्ट ऑफ नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये इंक्लूड होएगी। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये वाली भी करेक्ट है। ऐसे ऑलवेज इंक्लूड इन, ऑलवेज तो नहीं होता इंक्लूड, मतलब वही उसकी एक्सेप्शन है कि अगर वो पार्ट नहीं है डायरेक्ट इंट्रीब्यूटेबल का तो ऑलवेज भी नहीं कह सकते। बट हाँ, नेवर, नेवर तो भाई ये तो बिल्कुल ही होगा ना, कभी नहीं हो सकता, तो इसीलिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आंसर की ये है। अब बैक क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन है कि इसमें वापस हमें एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बताना है, वही ऐसा है इसका आंसर भी। एबनॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज है उसको ऐड नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो फॉर्म पार्ट नहीं करते कि ब्रिंगिंग द क्लोजिंग इन्वेंट्री टू द करंट लोकेशन। स्टोरेज कॉस्ट जो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं बनती और उसके डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल नहीं होती। और इससे था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन है कि एक 4% की नॉर्मल वेस्टेज हुई है, 12,000 यूनिट्स थे, 630 टोटल वेस्टेज हुई है, 12,000 रॉ मटेरियल 150 का है। तो ये हमने देखा था, इसमें बेसिकली 12,000 यूनिट को 150 से इंटू करना है, टोटल वैल्यू आ जाएगी 18 लाख की। 18 लाख की वैल्यू की निकालने के बाद 12,000 का 4%, 520, नहीं एक सेकेंड, 480 आ गया उसका, 12,000 यूनिट्स, 4% ऑफ 12,000 यूनिट्स। उसके बाद जो नेट क्वांटिटी होगी 12,000 माइनस 480, वो 11,520 हो गई। अब जो 18 लाख है उसको, एक सेकेंड, अब जो 18 लाख है उसे इससे डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो हमारी बेसिकली वैल्यू आ जाएगी 156, 156 वैल्यू आ जाएगी। तो 156 को हम इंटू कर देंगे अब 600 यूनिट से, 600 तक 630, अरे यार 630 यूनिट्स है। 630 यूनिट्स में 630 यूनिट्स की वो ये होएगी, 4% ऐसे निकला 480, तो 480 माइनस 630, ये हमारे आ गए 150। 150 की वैल्यू आ गई और 150 को वही 18,000 डिवाइडेड बाय ये 18,000 डिवाइडेड बाय 1150, इस वैल्यू से हम 150 यूनिट को प्लस कर देंगे तो हमारी उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। और ये जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चार्ज होता है एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आए तो अगले क्वेश्चन में वापस रॉ मटेरियल पार्टली फिनिश गुड्स, पार्टली फिनिश गुड्स का पहले करके निपटाते हैं। पार्टली फिनिश गुड्स में उसकी जो कॉस्ट है वो 260 है, और नेक्स्ट ईयर इंक्रीज एडिशनल कॉस्ट 60 है। सेलिंग प्राइस हमें एक्स का गिवन है, ये लास्ट में हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, ये दोनों के लिए है, सेकंड और थर्ड उसके लिए। इसमें से हम माइनस कर देंगे 60 को, क्योंकि ये एडिशनल कॉस्ट इंकर हो रहा है, तो 60 माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 240। तो ये ऑब्वियसली कॉस्ट लेस, ये 240 पे वैल्यू होएगा, 240 पे ये वैल्यू होगा। फिनिश गुड्स 350 की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट 350 है। सेलिंग प्राइस एन आर वी है, ये एन आर वी 300 यूनिट्स है, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा 300 पे वैल्यू होगा। और जब हमने देखा था कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट से, ये फिक्स्ड फिनिश गुड्स की कॉस्ट है और फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस है, तो हम इसका लोअर, इन दोनों में से जो लोअर है, इनमें से लोअर 90 है, तो इसकी वैल्यूएशन भी 90 पे होगी। इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम। हाँ, तो जैसा कि ये है 240, हमने देखा 300 माइनस 60 जो एडिशनल कॉस्ट थी वो हो गया 240, तो 240 पे वैल्यू किया है, एक सेकेंड, इसको 240 वैल्यू किया है, इसको 90 पे वैल्यू किया है, और जब इसको 300 पे वैल्यू किया है। अमाउंट निकाले हैं, यूनिट्स जो यूनिट थी उनको माइनस करके, उन्हें ऐड करके, उनके अमाउंट उन्हें ऐड करके कॉस्ट ऑफ वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब इसमें वापस तो लास्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, या जो भी है 530 है कॉस्ट है वो,
द यूनिट कैन एडिशनल एक्सपेंडिचर 310 सोल्ड फॉर सेलिंग प्राइस बता रहा है 750 है, 750 है, एडिशनल एक्सपेंडिचर 310 का हो गया 440, 440। अब ब्रोकरेज है 4% की, जो ब्रोकरेज है वो इस पे निकलेगी, 4% की ब्रोकरेज, वो भी इससे माइनस हो जाएगी। 440 है तो ऑब्वियसली कम जा रहा है ये NRV। जब कॉस्ट 530 है, 440 तेरा यहीं आ रहा है, कमीशन माइनस करके और कम आएगा, तो हम बेसिकली से कॉस्ट NRV पे वैल्यू कर देंगे। कितना आ रहा है इसमें, हाँ NRV इसका 410 आ रहा है, 410 NRV आ रहा है ऑब्वियसली, तो मुझे 410 पे वैल्यू कर देंगे जैसे हमने इसमें देखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली एम्प्टी बॉटल्स हैं, हम शॉप पे गए, हमने उससे मिल्क ख़रीदा, फ्लेवर्ड मिल्क ख़रीदा, जो एम्प्टी बॉटल्स है उसके बारे में पूछ रहा है कि वेदर द एम्प्टी बॉटल्स आर इन्वेंट्री फॉर द कंपनी और नॉट, और इफ़ सो वेदर दे करने वैल्यूड एज पर ट्रीटेड और ट्रीटेड एज स्क्रैप एंड शोन रिलाइजेबल इनकम। कह रहा है या तो इसे बताओ इन्वेंट्री है, एसेट है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन AS2 के हिसाब से होगी या कि उसे स्क्रैप ट्रीट करके अदर इनकम में क्रेडिट का है। तो इसमें होता है कि जो AS2 है वो एसेट की जो बात करता है, वो इंटेंजिबल टेंजिबल राइट्स होते हैं जिनमें प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट होता है, जो ओन्ड बाय एंटरप्राइज होता है, उसे एसेट बोलते हैं। अब ये एम्प्टी बॉटल जो है ये टेंडर्स में बांट के उसमें फ़र्दर बेनिफिट मिल जाएगा एंड क्रूड ऑन दिस सेल्स, तो ये बेसिकली एसेट्स है और इसकी वैल्यूएशन इसमें होगी AS2 के हिसाब से होगी। एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, इन्वेंट्रीज आर एसेट हेल्ड फॉर सेल, मटीरियलिटी कैन नॉट बी कंसीडर, ये स्क्रैप कंसीडर नहीं होगा, कैन नॉट बी कंसीडर स्क्रैप मतलब अदर इनकम में नहीं जाएगा ये, और शुड बी वैल्यूड एज AS2, ये AS2 में ही काउंट होगा। उसके बाद AS4 की बात करते हैं। AS4 आता है कंटीजेंसी इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर द अप्रूवल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कंटीजेंसी लॉस की। कंटीजेंसी लॉस में हमें प्रोविज़न बनानी पड़ती है और हमें डिस्क्लोज़ करना आता है जैसे नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। जैसे एग्जांपल है कि डेटर है, उससे हमें रिकवरी नील की होगी, तो या तो हम इस पर प्रूडेंस बनाएंगे या फिर हम इस पर हाँ प्रूडेंस बनाएंगे या फिर रिकवरी नील कर देंगे, बैड डेब्ट कंसीडर कर लेंगे। ये AS1 में भी है और ये AS29 में भी है, ठीक है, AS29 में भी है। दो AS में कंटीजेंसी लॉस और कंटीजेंसी गेन की बात हुई है। ये नॉट टू बी रिकॉग्नाइज है अनटिल एंड अनलेस वर्चुअली सर्टेन हो, ये बिल्कुल ही सर्टेन है। अब एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है? एडजस्टिंग इवेंट होता है जो इवेंट अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय BOD। ये एडजस्टमेंट होती है एसेट की या लायबिलिटी की, और एविडेंस जो है उस इवेंट का और ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है डेट ऑफ बैलेंस शीट वाले दिन में, ठीक है। उसके बाद नॉन एडजस्टिंग इवेंट आता है, इसकी हमें रिपोर्ट फाइल करनी होती है अप्रूविंग अथॉरिटी के पास। इसमें हमें बेसिकली कोई रिपोर्ट फाइल नहीं करनी थी, इसमें बस हमें डिस्क्लोज़ करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसमें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज़ करना है, इसे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज़ करना है, इसे हमें रिपोर्टिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है अथॉरिटी को। और इसमें बेसिकली हमें इसे डायरेक्टर रिपोर्ट में डालना है, क्योंकि जो रिपोर्ट बनती है वो डायरेक्टर रिपोर्ट का पार्ट होता है, डायरेक्टर रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी टू बी डिस्क्लोज्ड। और फैक्ट जो है इवेंट का, वो फैक्ट भी डिस्क्लोज करना है। इफ़ अमाउंट इज़ मैंशनड, हमें उसका डिस्क्लोज फैक्ट करना है अगर अमाउंट हमें गिवन है नॉन एडजस्टिंग इवेंट का। कोई इसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी और कोई इसका एविडेंस नहीं होता। और जो डिविडेंड डिक्लेयर्ड, अब सिचुएशंस है कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड है वो आफ्टर होता है बैलेंस शीट डेट के ऑब्वियसली, तो वो नॉट रिकॉग्नाइज ऑन बैलेंस शीट डेट होता है, वो सीधा नोट्स टू अकाउंट में होता है। फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है, फाइनल डिविडेंड कभी भी
बैलेंस शीट में नहीं आता, बैलेंस शीट में कभी नहीं आता, वो डिस्क्लोज होता है नोट्स टू अकाउंट्स में। इसके भी एंड में, इसके भी एंड में तुम उसे बस डिस्क्लोज कर देते हो कि फाइनेंशियल डिविडेंड प्रपोजल डिक्लेयर हुआ है। ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर गोइंग कंसर्न, ये AS1 का पार्ट था। AS1 में भी था ये वाला पार्ट कि इनअप्रोप्रिएट है और नॉट वैलिड है। अगर तो गोइंग कंसर्न हमें नहीं हो रहा है, लाइक डिटोरिएट कर रही है फाइनेंशियल पोजीशन, अनयूजुअल चेंज हो रहा है जो अफेक्ट कर रहा है एग्जिस्टेंस को, या फिर कोई डिस्ट्रक्शन हो गया मेजर प्रोडक्शन प्लांट का, और तो हमें बेसिकली FS जो है वो लिक्विडेशन बेसिस के हिसाब से बनाने पड़ रहे हैं। अब इनमें जो सिचुएशंस ये हैं कि हमने एक्वायर की है कस्टडी कलेक्शन ऑफ चेक की आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल, और जो चेक्स हैं वो प्रेजेंट करे गए हैं बैंक को मंथ ऑफ अप्रूवल के बीच में। ये बेसिकली नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। इस इवेंट से हमारी कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट नहीं कर रही, और नो नीड फॉर डिस्क्लोजर इन रिपोर्ट ऑफ, नो नीड, यहाँ पे नीड है, नीड फॉर डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। उसके बाद एक केस है कि थेफ्ट हुआ है कैश का फाइनेंशियल ईयर के बीच में, बट जो वो डिटेक्ट हुआ है वो फ्रॉड, जब डिटेक्ट हुआ है वो आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ बैलेंस शीट डेट। ये ऑब्वियसली एडजस्टिंग इवेंट हो गया, डिस्क्लोज होएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हम एडजस्टिंग इवेंट को डिस्क्लोज रहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और हम लॉस बाय दैट रिकॉग्नाइज कर लेंगे, एडजस्ट कर देंगे उस हिसाब से अपने एसेट्स। कैश इन हैंड है ना, कैश वो है तो कैश इन हैंड को हम एडजस्ट कर देंगे, और इनकम एंड एक्सपेंस में से लॉस बाय थेफ्ट कंसीडर कर देंगे, राइट ऑफ कर लेंगे। उसके बाद अर्थक्वेक ने डिस्ट्रॉय कर दिया मेजर वेयर हाउस को आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट डिस्ट्रॉय किया, और या फिर प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू अकरेंस ऑफ द फायर। ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता नहीं था, इसका कोई आइडिया नहीं था कि अर्थक्वेक आ जाएगा या फिर कोई प्लांट डैमेज हो जाएगा। और मेजर वेयर हाउस है तो ऑब्वियसली गोइंग कंसर्न की बात भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे था कि कोई डिस्ट्रक्शन हो गया ना मेजर प्रोडक्शन प्लांट का आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो गोइंग कंसर्न नॉट वैलिड हो जाता है, मतलब हमें गोइंग कंसर्न को छोड़ना पड़ता है और लिक्विडेशन बेसिस पे अपने उसे बनाना पड़ जाता है। तो हमें इसे डिस्क्लोज करना है रिपोर्टिंग अथॉरिटी को, अप्रूव्ड अथॉरिटी को, और फैक्ट हमें बताना है कि अर्थक्वेक आया और एस्टिमेटेड लॉस अमाउंट जितना भी हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, फैक्ट तो बताना ही बताना है। उसके बाद AS4 है अकरिंग ऑफ आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द बैलेंस शीट। अच्छा, AS4 जो है वो डील करता है आफ्टर द बैलेंस शीट उसमें, बट इस सिचुएशन में बिफोर द बैलेंस शीट डेट। यहाँ पे आयत कोई इधर अभी आया है बट ये फरवरी में आया है। पिछले क्वेश्चन में हमने जब देखा ना, पिछले क्वेश्चन में आयत को जो था, पिछले क्वेश्चन में आयत को आया था आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इस वाले में बिफोर द बैलेंस शीट आ गया, फरवरी में आ गया, और जो डेटर था उसे सब हैवी लॉस हुआ और वो उसका बिजनेस ठप हो गया गोइंग कंसर्न में, ही हैड टू लाइक क्लोज हिज बिजनेस। ओके, तो उसके बाद बेसिकली कंपनी हैज़ मेड प्रोविजन, कंपनी ने प्रोविजन बनाई है। ये इवेंट अकरिंग इन द फाइनेंशियल ईयर है, मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है, तो हम इसका पूरा का पूरा प्रोविज़न बना देंगे, बैड डेट का पूरा का पूरा प्रोविज़न बना देंगे। इसमें नॉन एडजस्टिंग एडजस्टेंट की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि बिफोर द मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल हुआ है, तो AS4 मतलब AS4 डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। फिर एक लीगल सूट है, ये फाइल्ड हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बट जो केस लॉस्ट हुआ है वो आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हुआ है। ये एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि हमें पता था भाई ड्यूरिंग द ईयर कि हम पे लॉ सूट फाइल हो रखा है, हम उसे एडजस्ट करेंगे, प्रोविज़न बनाएंगे या बना ली होगी जो भी, वो तो कंपनी के हिसाब से है, और हम इसे डिस्क्लोज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि हमने बिल्डिंग सोल्ड कर दी जो पोजेशन में थी, ये हमने AS1 में भी देखा था कि उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है। ये सब्सटेंस ऑफ फॉर्म का क्वेश्चन है, इसमें हमने इकोनॉमिक बेनिफिट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है, चाहे हमने उसका टाइटल जो है वो अब तक ट्रांसफ़र नहीं किया है। हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे 6 लाख का प्रॉफिट जो था बिल्डिंग के केस में, या फिर जो बिल्डिंग के केस में 20 लाख का हमें प्रॉफिट हो गया था,
20 लाख का प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे P&L में, और जो बिल्डिंग है हम उसकी सेल भी रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद MCQ है कि शीतल ने एंटर्ड ट्रेड रिसीवेबल सफर्ड हैवी लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक दैट अकर्ड ऑन वो ड्यूरिंग बिफोर द बैलेंस शीट अकर हुआ है, और बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी बिकम बैंक हो गई। ये वही केस है ऊपर वाला। अर्थक्वेक हुआ, ड्यूरिंग द ईयर हुआ, डेटर जो था वो बैंक बन गया, तो हम बेसिकली इवेंट अकरिंग इन द फाइनेंशियल है, हम पूरा का पूरा प्रोविज़न बना देंगे इसके ऊपर। तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली क्या करना है, एडजस्टिंग इवेंट है, ऑब्वियसली एडजस्टिंग इवेंट है, 75,000 का प्रोविज़न बना देंगे पूरा का पूरा। इसमें तो वैल्यू थी ना 75,000, हमें इसमें ये कह रहा है कि 5% का बनना चाहिए, नहीं भाई, पूरा 75 का पूरे होल का प्रोविज़न बनेगा, होल फुल प्रोविज़न बनेगा, चाहे अमाउंट कितना भी हो। यहाँ पे भी पढ़वाता हूँ फुल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि फुल प्रोविज़न बनेगा जो भी बैड डेट होने वाली है उसका, ठीक है। उसके बाद एक केस फाइल हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रोविज़न था हमने उसकी बना रखी है, प्रोविज़न बना रखा है हमने उसका, ड्यूरिंग द ईयर केस फाइल हुआ है, इसका क्वेश्चन में भी दिखाया था। तो उसका हमने बेसिकली 10 लाख प्रोवाइडेड फाइनेंशियल, हमने उसका 10 लाख का प्रोविज़न बना दिया है, पर 14 लाख का हमें लॉस हुआ है, तो हम उसे 4 लाख से इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये इंक्रीज़ कर रहे हैं हम प्रोविज़न को 4 लाख से। और जो हम केस था ये 18/5/22 को इसका रिज़ल्ट आया है। आफ्टर द बैलेंस शीट डेट केस लड़ा है, और बिफोर द अप्रूवल है। अब 18 में है, 18 में ऑब्वियसली आफ्टर बैलेंस शीट डेट के बाद आ रही है और बिफोर अप्रूवल आ रही है, तो ये एडजस्टिंग इवेंट बन गया। और 10 लाख का हम प्रोविज़न बना चुके हैं, तो और 14 लाख का टोटल लॉस आया है, 14 लाख का टोटल लॉस आया, तो हम इसे 4 लाख से इंक्रीज़ कर देंगे। ऐसा सेम हमने पहले भी देखा है इस वाले केस में, कि हमने लीगल सूट फाइल किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो फाइल हुआ है और प्रोविज़न हुआ है लॉस के लिए, केस लॉस के लिए हमने प्रोविज़न बनाया है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इसमें जो हमने जो अभी क्वेश्चन देखा उसमें बेसिकली हम प्रोविज़न बना चुके हैं पहले से, हम बस उसे इंक्रीज़ कर रहे हैं आफ्टर लूजिंग 4 लाख से, 4 लाख से इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद एक केस है, फिर से लीगल सूट हमने फाइल किया अगेंस्ट डेटर फॉर द रिकवरी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। रिकवरी चांसेस आर नॉट गुड, हमें पता है रिकवरी चांसेस गुड नहीं है, हमें नहीं मिलने वाली रिकवरी ज़्यादा, तो हम उसे कंटीजेंस लॉस गिन लेंगे चुपचाप, और हम इसकी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बना देंगे प्रूडेंस के चलते हुए, हम इसे डिस्क्लोज़ करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर हम कोई एक्विजिशन कर रहे हैं अनदर एंटिटी का आफ्टर द बैलेंस डेज, जबकि नेगोशिएशंस जो है वो स्टार्ट हो रखे हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ना, उसकी एडजस्टमेंट हम लायबिलिटी में आए हैं, डिस्क्लोज कर देंगे हम इसे रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में। एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है पाइपलाइन के लिए, इवेंट अकरिंग ऑफ द बैलेंस शीट डेट है, अप्रूवल बिफोर द आउटसाइड है, इवेंट अकरिंग आफ्टर द, अच्छा, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड। अरे भाई, आफ्टर द अकरेंस ऑफ फाइनेंशियल वो है उसके बाद, तो वो ही नहीं होगा, उसे कंसीडर भी नहीं करेंगे। कैश का अमाउंट था 4 लाख, सोलन हो गया था, कैशियर ने चुरा लिया था, डिटेक्टिव अप्रैल में हुआ है, डिटेक्टिव ऑफ द बिफोर द अप्रूवल हुआ, तो एडजस्टिंग इवेंट है ये, ठीक है। उसके बाद इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर दो सिग्निफिकेंट है, बोथ फेवरेबल आर नेबरल दैट अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट फॉर विच द टू बी अप्रूव्ड। ओनली अनफेवरेबल इवेंट नहीं होता, ओनली पे ये गलत हो गए, ठीक है। और नॉट अप्रूव्ड है यहाँ पे, ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव तो होना ही पड़ता है, लॉ का अकाउंट्स ऑफ कंपनी, बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ कंपनी में लिखा है। AS4 जो है वो डज़ नॉट अप्लाई टू, AS15 पे अप्लाई नहीं करता, और AS19 पे अप्लाई नहीं करता, जो लीज टर्म्स की बात करते हैं। ये लाइबिलिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इस पे शायद अप्लाई करता है एज पर दिस, वरना ऑप्शन में तो सी आ गया, ऑल द ऑफ द अबव आए तो ऑल ऑफ द अबव कर देना।
अब इसके बाद ये इसमें एज इट इज़ सब सारी जो चीज़ें हैं उन्हें याद करना पड़ेगा, कोई इसका अलग सोल्यूशन नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये ऑर्डिनरी आइटम से है, हम इसमें सीधा इसे बुक करेंगे। पहला इसमें वो होता है कि हम सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ऑर्डिनरी आइटम्स है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो प्रॉफिट हम लेते हैं यार ये चल क्यों नहीं रहा है।